ओके, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम बजट डिस्कस करना चाह रहे हैं 2024 का, और ये इंटरम बजट है। मतलब इलेक्शन ईयर से पहले जो बजट होता है ना, वो इंटरम बजट है। मतलब उसमें कोई नई स्कीम्स, कोई नए प्रोग्राम्स, कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्शंस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरम बजट में जो प्रीवियस 2023 का बजट था ना, उसका फॉलोअप दिया जाता है। मतलब जो स्कीम्स थी, जो प्रोजेक्ट्स थे 2023 बजट में आपने जो अनाउंस किए थे, उनकी वजह से इकोनॉमी में क्या हुआ है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स ने कितना खरे उतरे हैं इकोनॉमी में, ठीक है, उन सब पे डिस्कशन होता है इंटरम बजट में। ठीक है, फुल बजट जो है वो 2024 जुलाई में आएगा, आपके प्रीलिम्स के बाद और मेंस के एक महीने पहले। ठीक है, उस टाइम इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा 2024 का, और फुल बजट जिसमें नई स्कीम्स, नए प्रोग्राम्स अनाउंस होंगे 2024 के लिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बनेगा, तब जुलाई में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इंटरम बजट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो के अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे बजट के बेसिक्स डिस्कस करूंगा। बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन सी डिपार्टमेंट्स इंवॉल्व होती हैं, इंटरम बजट का क्या क्या अनाउंसमेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, फाइन, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चैनल है ना, करंट इवेंट एक्सप्लेनर, ठीक है, इस पे डेली द हिंदू का एनालिसिस अपलोड होता है 40 से 50 मिनट का, जो कि प्रीवियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कम्युनिटी है ना, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने 2-3 प्रीलिम्स, 2-3 मेंस, 1-2 इंटरव्यू दे रखे हैं ना, वो लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट इज रन बाय देम, फाइन, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको इसको फॉलो करना है। कोचिंग इंडस्ट्रीज के फालतू के कोर्सेज बाई नहीं करने हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, दिस इज ऑल फ्री विद अ गुड क्वालिटी। ठीक है, पूरा का पूरा हिंदू डिस्कस्ड होता है। ठीक है, फाइन, इसको आप सब्सक्राइब करो, शेयर करना वीडियोस को, और लाइक करना। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद द बजट। फाइन, दिस इज द बजट ऑफ 2024-25 फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो इसके की फीचर्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इसको रखती है। क्लियर है ये तो? फाइन, तो हम जो बेसिक्स है बजट का वो देख लेते हैं। बजट जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रखती है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बजट कहलाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट 16 डॉक्यूमेंट्स रखती है। यहां पे देखिए आप, 16 डॉक्यूमेंट्स रखती है पार्लियामेंट में, उसको ही हम बजट कहते हैं। ठीक है, इन 16 डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है गवर्नमेंट का कि वो प्रेजेंट करे पार्लियामेंट के सामने, वो कौन से हैं? वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो आर्टिकल 112, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है, वो मैंडेट करता है कि आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखिए पार्लियामेंट में। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। ठीक है, गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। मतलब रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट ने कहां कहां से पैसा अर्न किया है, कहां कहां से पैसे को कमाया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब कहां कहां खर्च किया है। ठीक है, इस वाले डॉक्यूमेंट में ये होगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 113 और 114 के तहत गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। डिमांड ऑफ ग्रांट्स गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किनको? स्टेट्स को। ठीक है, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, या स्टेट्स जो अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, मतलब जो अपनी सैलरीज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को, जो अपने डे टू डे फंक्शनिंग में जो एक्सपेंडिचर उनका, अगर वो उनको भी कवर नहीं कर पा रहे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करवाती है। क्लियर है? फिर रिसिप्ट बजट होता है। रिसिप्ट बजट क्या होता है? रिसिप्ट बजट के अंदर पूरा गवर्नमेंट ने कहां कहां से पैसा कमाया, ठीक है, बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। रेवेन्यू के तौर पे मतलब टैक्सेस के थ्रू, प्रॉफिट्स जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, जैसे एलआईसी हुई, ओएनजीसी हुई, ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखे हैं उसका इंटरेस्ट, ठीक है, उसके थ्रू कितना पैसा कमाया है। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई अपनी कंपनी बेच दी है, ठीक है, उससे कितना पैसा मिला है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई भी शेयर्स बेच दिए हैं अपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के, वहां से कितना पैसा मिला है। तो ये रिसिप्ट बजट में होता है। ठीक है, रिसिप्ट बजट में। क्लियर है? फिर एक्सपेंडिचर बजट में क्या होता है? रेवेन्यू और कैपिटल का खर्च, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर जो फाइनेंस बिल होता है ना, वो गवर्नमेंट आर्टिकल 110 110 के तहत मैंडेटरी है कि आप पार्लियामेंट में रखें। मतलब अगर आपको टैक्स लगाना है ना, तो आपको फाइनेंस बिल रखना पड़ेगा। मतलब टैक्स लगाने के पीछे जो लीगैलिटी है गवर्नमेंट की, मतलब आप कानूनी तौर पे टैक्स लगा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे हैं। ये जो टैक्स है ना, ये कानून, कौन सा कानून है जो टैक्स लगाने की राइट देता है गवर्नमेंट के ऊपर? वो फाइनेंस एक्ट होता है, ये वाला। यही कानून गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो आपको टैक्स करें, जीएसटी लगाए आप पे इनकम टैक्स लगाए। अगर ये वाला एक्ट पास नहीं होता है पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, और आप टैक्स भी नहीं देंगे इसको। यू आर नॉट बाउंड लीगली टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, अगर ये फाइनेंस बिल एक्ट नहीं बनता है, पार्लियामेंट में पास नहीं होता है। क्लियर है? जो छठा आर्टिकल, सॉरी, डॉक्यूमेंट है, वो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM जो एक्ट है, उसके तहत गवर्नमेंट को अपना फिजिकल डेफिसिट जो है ना, वो मेंटेन करना पड़ता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, ठीक है, मतलब कितना खर्च किया है और कितना कमाया है, ठीक है, दोनों चीजें कंसीडर करते हुए, अगर गवर्नमेंट देख रही है कि हमने पैसा कमाया कम है, खर्च ज्यादा कर दिया,
तो मान लो 100 रुपए कमाया, खर्च 120 रुपए कर दिया, तो 20 रुपए जो ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट बाहर से लोन के तौर पे लेती है, उसको ही फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। क्लियर है? तो ये एक्ट मैंडेट करता है गवर्नमेंट को कि 3% ऑफ जीडीपी आपको मेंटेन रखना है अपना फिजिकल डेफिसिट, उससे ऊपर नहीं ले जाना है। क्लियर है? तो इसके थ्रू कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मिडिल टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट्स एफआरबीएम एक्ट के तहत गवर्नमेंट को रखने होते हैं। मतलब टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट पेश करती है बजट के तौर पे पार्लियामेंट में। क्लियर है? अब बजट बनता कैसे है? ठीक है, बजट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, मतलब ये जो 2024 का बजट है ना, ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक का बजट है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी और कहां से कमाएगी, उसका पूरा लेखा जोखा है ये। ठीक है, अब ये प्रिपेयर कैसे होता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, दो जो बजट के प्रोसेस में इन्वॉल्व है ना, ठीक है, वो मेजर स्टेप क्या है? प्रिपरेशन, क्लियर है, प्रेजेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन कहां होती है? पार्लियामेंट में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, 5 डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ना, ये बजट को बनाती है। क्लियर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम है बजट को बनाना। ठीक है, अब प्रिपरेशन में क्या होता है? प्रधानमंत्री हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट्स ये कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि बजट कैसा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो कंसल्ट करती हैं प्रेशर ग्रुप्स को। देखो आपको मिल गया ना GS2 में जो प्रेशर ग्रुप मेंशन्ड है ना मेंस के सिलेबस में, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि दीज प्रेशर ग्रुप्स आल्सो इन्फ्लुएंस बजट मेकिंग ऑफ द कंट्री, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर बजट के दरमियान इन प्रेशर ग्रुप से कंसल्ट करती हैं कि भाई कैसी पॉलिसी रहनी चाहिए, कहां हम ज्यादा खर्च करें, कहां से हमें इन्वेस्टमेंट उठाना चाहिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगी ना? आपका जो प्राइवेट जो कंपनियां लोन लेंगी वो कहीं गड़बड़ा तो नहीं जाएगा अगर गवर्नमेंट ज्यादा लोन ले ले। क्लियर है? तो ये प्रेशर ग्रुप्स के कुछ नाम क्या है? फिक्की, ठीक है, CII, कोऑपरेटिव एसोसिएशंस, ठीक है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, नीति आयोग भी कंसल्ट किया जाता है। क्लियर है? तो इन सब के साथ कंसल्ट करके प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अब प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहले बजट सर्कुलर आता है। जैसे हमारे स्कूल में पहले ना जब नई साल स्टार्ट होने जाती थी ना, तो उससे पहले हमें सर्कुलर दिया जाता था, उसमें बताया जाता था कि हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन कब होगा, ठीक है, हमारा एनुअल डे कब होगा। ऐसे ही बजट का सर्कुलर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा लिया जाता है सब मिनिस्ट्रीज से। ठीक है, कि आप अपने डेटा दीजिए कि आपने कितनी स्कीम्स पे कितना खर्चा किया है। ठीक है, डेटे के बाद डेटा की स्क्रूटनी होती है। क्लियर है? डेटा को सारा मतलब एनालाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कंसल्टेशंस होती हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप वाली कंसल्टेशंस है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू एलोकेशन होता है। रेवेन्यू को एलोकेट किया जाता है बजट के डॉक्यूमेंट में ही, मतलब बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा जाता है कि हम रेवेन्यू जो डिफेंस मिनिस्ट्री को है वो इतना लाख करोड़ एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब खुद को हम इतना लाख करोड़, होम मिनिस्ट्री को इतने लाख करोड़। ठीक है, एलोकेशन के बाद एस्टिमेट्स का प्रिपरेशन होता है कि 2024 में हमें कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, हम कितना खर्च करेंगे, ठीक है, कितना कमाएंगे, इन सब का एस्टिमेट्स ये भी लिखा जाता है बजट में। उसके बाद लास्ट में हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह सारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं ना, उनको हलवा खिलाया जाता है। ठीक है, हलवा सेरेमनी। ठीक है, ये प्रिपरेशन का था। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है? पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देती हैं, जो कि आज दी थी। ठीक है, उसके बाद जनरल डिस्कशन होता है उस पे। ठीक है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, मतलब गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ये परमिशन देता है पार्लियामेंट कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो रुपए है उसमें से आप खर्च कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, जो आपने बजट में मेंशन कर रखी है। अगर अप्रोप्रिएशन बिल एक्ट नहीं बनता तो गवर्नमेंट पैसे नहीं निकाल सकती कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस बिल पास होता है। फाइनेंस बिल मैंने आपको बता दिया, इसके बिना टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आपको टैक्स जो लीगली लगाया जाता है उसके पीछे क्या कौन सी बैकिंग है? बैकिंग है फाइनेंस बिल यानी फाइनेंस एक्ट की। ठीक है, फिर इंप्लीमेंटेशन कर देती है, ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन के दरमियान ही पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को वेरियस आउटलेज। ठीक है, मतलब जितने भी स्कीम में आउटले जा रहे हैं, जितने भी पैसे जा रहे हैं, उसको अप्रूव करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से, और मनी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को जो एलोकेटेड मनी है ना, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को भेज दिया जाता है, और डिफरेंट स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए वो पैसा भेज दिया जाता है। ठीक है, बजट का बेसिक क्लियर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब जो की फीचर्स है ना 2024-25 बजट के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू की फीचर्स। फाइन, तो दिस इज द की फीचर, फर्स्ट पेज। ये मैंने डायरेक्ट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से उठाया है। ठीक है, इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही कर लो। फाइन, तो जो मेन मोटो है ना बजट का, वो है विकसित भारत 2047। ठीक है, मतलब डेवलप्ड इंडिया अप टू 2047। क्लियर है? विजन क्या है? प्रॉस्परस भारत। आप देख रहे हो ना बजट में इंडिया वर्ड का कहीं यूज नहीं हो रहा है, बहुत कम यूज हो रहा है। वी आर यूजिंग भारत एज अ वर्ड। ठीक है, प्रॉस्परस भारत in harmony with nature, modern infrastructure and opportunities for all. डेवलपमेंट मंत्रा क्या रहेगा हमारा? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। फिर हम पहुंच जाएंगे सीधे डेवलप्ड इंडिया पे। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। जो आपका GS3 में टॉपिक है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर मेंस में क्वेश्चन आता ना,
कोई भी क्वेश्चन आए आपको इंट्रो यही देना है, एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर्स मोटो, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द गवर्नेंस ऑफ अवर कंट्री विच हैज इनहेरेंट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिविटी। ठीक है, सबका साथ का मतलब क्या होता है, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, सबका विकास करवाना है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है ना, तो उसका फ्रूट ना, उसका जो फल है वो सब में बंटना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, और ट्रिनिटी है जो डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये हमारे कंट्री की स्ट्रेंथ है। मतलब डेमोग्राफी मतलब बढ़ती हुई पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी मतलब रॉबस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी एथनिसिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस स्पीक की जाती हैं। ठीक है, दिस इज डाइवर्सिटी। अब पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, पीपल सेंट्रिक में क्या इंक्लूडेड रहेगा, सब्सटैंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने देखा था कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्रोवाइड करवाना चाहिए गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट। फिजिकल में तुम्हारा आ गया रेल, ठीक है, एयरपोर्ट्स, बसेस, रोड्स। ठीक है, डिजिटल में तुम्हारा आ गया यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइन। ठीक है, जो बैंक्स हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, रेलवे स्टेशन में ऑनलाइन टिकट इश्यू करवाना, ये सारा डिजिटल हो जाएगा। सोशल में क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाएगा। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन कर देगा। ठीक है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मलाइज कर देगा। मतलब जो पहले लोग या वर्कर्स अनकाउंटेड थे गवर्नमेंट में, वो सारे काउंटेड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी सारी बैंक अकाउंट में आ रही है, और बैंक अकाउंट का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास होता है। इन द सेंस, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा बैंक अकाउंट का नहीं, बट गवर्नमेंट के पास डेटा होता है कि कितने लोग एनरोल्ड हैं बैंकों में, जिनके खुद के खाते हैं। ठीक है, क्लियर है। टैक्स, जीएसटी के थ्रू बहुत ज्यादा बेस उसका बढ़ गया, मतलब बहुत सारे लोग अब टैक्स पे करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर ने सेविंग्स ब्रॉड की हैं, क्रेडिट ब्रॉड किया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाए हैं, बाइक। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जो गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में तुम्हारी, वो ग्लोबल कैपिटल, मतलब बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ला रही है इंडिया में। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से मैनेज किया आरबीआई ने। क्लियर है, और गवर्नमेंट पूरे कंट्री के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सबको इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेंट बना रही है, खासकर ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, जिसको निगलेक्ट किया था कांग्रेस ने एज पर बीजेपी। अब इंडिया और वर्ल्ड जीडीपी में क्या अंतर है, देखो इंडिया की ये वाली लाइन इंडिया की शो कर रही है जीडीपी, दिस इज वर्ल्ड। क्लियर है, तो वी कैन सी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 ऑनवर्ड्स, 21 ऑनवर्ड्स, अवर इंडियन जीडीपी इज मोर देन अबव, ऑन एन एवरेज अबव देन द वर्ल्ड जीडीपी। मतलब हमारा इंडिया वर्ल्ड की जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ है ना, उससे 2-3% ज्यादा ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, फाइन। अब फोकस एरिया क्या है जो बजट में मेंशन है, फोकस एरिया मतलब जहां गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है वो है, एक तो गरीबों पे, मतलब पॉवर्टी, देश का कल्याण, मतलब गरीब का कल्याण मतलब देश का कल्याण। तो पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो सब यहां मेंशन है। क्या कर रही है गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही है। ठीक है, गरीबों को, और डीबीटी में, डीबीटी की वजह से गवर्नमेंट का जो 2.7 लाख करोड़ है ना, ये करप्शन में जाने से बच गया। मतलब ये सारी 2.7 लाख करोड़ की लीकेजेस हो जाती थी, वो सब खत्म हो गई डीबीटी की वजह से। क्लियर है, 25 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट बाहर ले आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। ठीक है, 2005-6 में पॉवर्टी थी 55%। ठीक है, हेड काउंट रेशियो 2013-14 में होगी 29, फिर 15-16 में 24, फिर 19-20 में 15, और नाउ 21-22 में 11.3। दिस इज डेटा फॉर योर आंसर्स इन मेंस। ठीक है, 2022-23 में पॉवर्टी कितनी है, 11.3। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनली पुअर। क्लियर है, मतलब लोन प्रोवाइड करवाएगा किनको, जो रेडी वगैरह चलाते हैं, कितने, 78 लाख लोगों को अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। क्लियर है, पहला तो पॉवर्टी मतलब गरीब हो गए, दूसरा क्या है, यूथ, मतलब जो युवा है हमारे देश का, उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, 1.4 करोड़ जो यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड किया अंडर स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, और उनको एंटरप्रेन्योर स्किल भी दी है, और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको एस्पिरेशंस दिए हैं। कितने, 43 करोड़ लोन्स दिए हैं। कैसे दिए हैं एस्पिरेशंस, 43 करोड़ लोन सैंक्शन किए हैं अंदर पीएम मुद्रा योजना। क्लियर है, ये यूथ के लिए किया है। ठीक है, यूथ के लिए और क्या किया है, पीएम श्री जो है ना, उसका बजट एलोकेशन इंक्रीज कर दिया 2024-25 के एस्टीमेट में, कितना कर दिया है, 6050 करोड़। ठीक है, और यूथ के लिए क्या किया है, नई आईआईटीज बनवा दी हैं 16 से 23। ठीक है, एम्स बनवा दिए हैं 22-7 से, और नई यूनिवर्सिटीज़ खुलवा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगी 1113। ठीक है, ये पहला फोकस एरिया था। ठीक है, पहला फोकस एरिया क्या था, पॉवर्टी और यूथ। ठीक है, दूसरा फोकस एरिया क्या है, फार्मर्स एंड वुमेन, अन्नदाता। आपको अपने आंसर्स में ध्यान रख लो, मेंस के आंसर्स में अब फार्मर्स बिल्कुल नहीं लिखना है, अन्नदाता लिखना है। अगर आप फार्मर्स लिख भी रहे हैं तो यू मेक श्योर कि आप ब्रैकेट में अन्नदाता लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है, यू राइट इन ब्रैकेट अन्नदाता, नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, राइट अन्नदाता इन ब्रैकेट। क्लियर है, ठीक है। फार्मर्स के लिए क्या किया है, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, जो पीएम किसान स्कीम है, जो 6000 प्रोवाइड करवाती है ना गवर्नमेंट पूरे साल में, उसके थ्रू डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करवा रही है फार्मर्स को। ठीक है,
फसल बीमा योजना के थ्रू 4 करोड़ फार्मर को क्रॉप इंश्योरेंस मिली है। मतलब अगर आपका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है ना तो कंपनी आपको उसका कॉम्पनसेशन पे करेगी, ठीक है, अंडर पीएम फसल बीमा योजना। और ई नाम पोर्टल पे जो 1361 मंडीज है ना पूरे कंट्री की, उसको इंटीग्रेट करवा दिया है, ठीक है। और 3 लाख करोड़, ठीक है, 3 लाख करोड़ वैल्यू का वीट, राइस और भी कई सारे क्रॉप्स वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, मतलब उनका खरीद और बेच हो रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो एमएसपी के अंडर ना प्रोक्योर करती है वीट एंड राइस, उसकी प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। कितनी कर दी है? 28 से 38 कर दी है चावल की, ठीक है। वीट की कम हुई है, ठीक है, वीट की कम हुई है 262, लेकिन 2022-23 के कंपैरिजन में वीट की बड़ी है प्रोक्योरमेंट, ठीक है, 188 से 262, मतलब गेहूं की, ठीक है। वुमेन के लिए क्या किया? नारी शक्ति, ठीक है। डोंट मेंशन whenever you write ना women empowerment word in your main answer sheet, mentioned in bracket नारी शक्ति, write नारी शक्ति in bracket, ठीक है, 100% मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्लियर है। तो नारी शक्ति मतलब वुमेन्स के लिए क्या किया है? 30 करोड़ मुद्रा लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, क्लियर है। फीमेल एनरोलमेंट बढ़ा है हायर एजुकेशन में कितना? 28%, ठीक है, पिछले 10 साल में, ठीक है। 43% वुमेन एनरोलमेंट बढ़ा है स्टेम कोर्सेज में, मतलब स्टेम कोर्सेज मतलब बेसिकली साइंस, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले जो कोर्स है ना, बीएससी इन मैथ्स, ठीक है, बीटेक, एमटेक, ठीक है, इन सब कोर्सेज में वुमेन्स का 43% एनरोलमेंट बढ़ा है, क्लियर है। और 1 करोड़ वुमेन जो है ना वो SHGs मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो उनको इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। वुमेन्स के लिए क्या क्या हुआ है। और यहाँ पे आपको ये डेटा एक और मिल गया, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये राइज हुआ है 23 से 37 पहुंच गया है 2022-23 में, क्लियर है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी, ये फोकस एरिया कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल, मतलब ये जो 2047 तक का टाइम है ना, अभी से 2047 तक का टाइम, इसको अमृतकाल कहा गया है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या है इस अमृतकाल में, इस टाइम पीरियड में स्ट्रेटजी क्या है? पहली जो लेवल है स्ट्रेटजी का वो क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। इसका क्या एविडेंस है? एविडेंस ये है कि हमें नेट जीरो करना है, ठीक है, 2070 तक। नेट जीरो का मतलब क्या है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज, हमारी जो कंट्री जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगी ना, उतना ही हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकाल के कहीं स्टोर कर लेंगे, ठीक है, कहीं प्लांट्स में लगा देंगे, कहीं कुछ तो कर लेंगे, बट इसको एटमॉस्फेयर में नहीं रहने देंगे। जितना हमने बाहर निकाला ना उतना ही हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर कर देंगे, एटमॉस्फेयर से खत्म कर देंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में नेट जीरो रहेगा, ठीक है, CO2 फ्रॉम इंडिया, ठीक है, 2070 तक। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वाइबिलिटी गैप फंडिंग कर रही है विंड एनर्जी में। वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? मान लो आपको विंड मिल्स लगानी है अपने स्टेट में, ठीक है, आपने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, बट मेरे पास 75 करोड़ है। आप गवर्नमेंट के पास गए, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आपका गैप कितना बच रहा है? 25 का ना, हम आपको 25 करोड़ की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको कहते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन कैपेसिटी सेटअप हो रही है, ठीक है। मैंडेटरी कर दिया है ब्लेंडिंग ऑफ CNG PNG, ठीक है, मतलब CNG PNG को ब्लेंड करना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं किनको? बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी को एक्वायर करने में, जो मशीन चाहिए ना बायोमास बनाने के लिए, उस मशीन को लाने में फाइनेंशियली हेल्प करेगी गवर्नमेंट, क्लियर है। फिर रूफ टॉप सोलराइजेशन, मतलब सभी हाउस होल्ड्स, मतलब 1 करोड़ हाउस होल्ड्स जो आम नागरिक है ना, जो उसके घर होते हैं उनकी छतों पे, 1 करोड़ आम नागरिक की घर की छतों पे सोलर पैनल लगाने का गवर्नमेंट ने सोचा है, और इसके बदले 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जो अपनी छत पे ये पैनल लगवाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर अडॉप्शन ऑफ ई बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस कर दी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। दिल्ली में आपने देखा है काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, ठीक है। ई व्हीकल इकोसिस्टम जो EV है ना, इसको थोड़ा इकोसिस्टम को रोबस्टली क्रिएट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा रही है, इसकी चार्जिंग पॉइंट्स, ठीक है, लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और न्यू स्कीम बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की लॉन्च की जाएगी। मतलब बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी जितनी भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं उनको या तो वो हाइड्रोजन यूज़ करें, ठीक है, एज अ फ्यूल, या वो CNG PNG यूज़ करें एज अ फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है, मतलब उनको खत्म करना है, ठीक है, क्लियर है। और नॉन फॉसिल फ्यूल जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ना, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है देश में ना, उसमें से 2004 में 30% इलेक्ट्रिसिटी बनती थी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, मतलब विंड से, सोलर से, ठीक है, टाइडल से, इन सबसे बनती थी। वो बढ़ के आज की डेट में नवंबर 23 मतलब 2023 में वो 43% हो गई है, मतलब 44.9 है ना, 44 मान लो, ठीक है। और 10 करोड़ LPG कनेक्शंस मिल गए हैं, ठीक है, हाउस होल्ड में। तो 10 करोड़ LPG कनेक्शन मिलने से क्या हुआ कि वो ईंधन जलाते थे ना, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। 36 करोड़ को LED बल्ब्स दिए गए हैं, ठीक है, उज्ज्वला योजना के अंडर, ठीक है। LED स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, ठीक है, क्लियर है। फिर दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है दूसरी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटजी है? 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम चलाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर PM गति शक्ति, ठीक है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। आपको पता है ना कि हमारा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है ना,
उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से पोर्ट तक, सी पोर्ट, ठीक है, वहां तक ले जाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। तो इसी को कम करने के लिए अब रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। मतलब कहां पे रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं? एक तो एनर्जी और मिनरल के इंडस्ट्रीज के लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एक सीमेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मतलब पोर्ट कनेक्टिविटी मतलब जो देश की कोस्ट लाइन पे बहुत सारे पोर्ट्स है ना, उनको एक रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लो ये मुंबई का पोर्ट हो गया, ये मरमागांव हो गया गोवा का पोर्ट, ये पोर्ट हो गया तुम्हारा कर्नाटका का, ठीक है, मैंगलुरु पोर्ट सॉरी, ये कोच्चि पोर्ट हो गया। तो ये सारे पोर्ट्स एक ही रेलवे लाइन को सबको कवर कर लेगी, ठीक है। ये क्या हो गया? रेलवे लाइन कॉरिडोर फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है। फिर एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना, कहाँ पे ट्रैफिक रहता है? दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ पे भी एक रेल की लाइन निकलवा देंगे, इसलिए जो लोग व्हीकल से जाते हैं अपने पर्सनल, वो रेल का यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, क्लियर है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में। कैसे ला रहे हैं? बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज करके, मतलब दूसरी कंट्री के साथ बाईलैटरल नेगोशिएशंस करके हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट्स बनवा रहे हैं नए, जो ये अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट बना है, नोएडा में एक बन रहा है, ठीक है, अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है। और मेट्रो रेल लाइन बनाई जा रही है, नमो भारत क्या है? जो मेरठ टू दिल्ली मेट्रो लाइन बनाई जा रही है ना, वो नमो भारत है, ठीक है, क्लियर है। तो इन्वेस्टमेंट देख लिया हम लोगों ने। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का? कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ा रही है गवर्नमेंट, दिख रहा है ना आपको लाइन, हर साल बढ़ा रही है, क्लियर है। ट्रेंड याद रखना है आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ठीक है। और एफडीआई इनफ्लो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि एफडीआई का उन्होंने नया फुल फॉर्म इन्वेंट किया। अब वो नया फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट डेवलप इंडिया। मतलब अब जो भी एफडीआई आएगा उसमें प्रायोरिटी गवर्नमेंट की ये रहेगी कि आप भारत देश में टेक्नोलॉजी भी लाइए, आप कोशिश करिए कि केवल प्रोटेक्शन ना करें बल्कि इंडिया को डेवलप भी करें, ठीक है। फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई, क्लियर है। एफडीआई भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंप्रूवमेंट हुई है? नेशनल जो हाईवेज थे वो अब 1,44,634 किलोमीटर लेंथ के हो गए हैं, ठीक है, 2015 के कंपैरिजन, मतलब बढ़ गया है, ठीक है। कार्गो ट्रैफिक, ठीक है, मिलियन टन, 720 मिलियन टन अब हम लोगों का कार्गो आ सकता है पोर्ट्स पे, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट हो गया 50,000 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है। एयरक्राफ्ट मूवमेंट मिलियन टन, मतलब 25 मिलियन टन अब एयरक्राफ्ट उठा सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। 149 नए एयरपोर्ट्स बना दिए गए हैं 74 के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब सब चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, क्लियर है। अब तीसरी स्ट्रेटजी क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यहाँ से भी आपके लिए इंक्लूसिव जो टॉपिक है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, वहाँ के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था ना, उनको गवर्नमेंट असिस्ट करेगी ताकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके, क्लियर है। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या हो रहा है कि 68 से लेके 89% वुमेन को एंटी नेटल केयर प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, मतलब ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस टाइप का है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में कितने एनरोलमेंट बढ़े हैं? 1,737 से 13,195 पर लाख, ठीक है, पर लाख है ये, पर लाख पॉपुलेशन। मतलब अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 1 लाख है ना, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में 195 एनरोलमेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख है ना, तो इसका डबल कर दो आप, 13 का 26,000 एनरोलमेंट है, ये पर लाख है, ठीक है, क्लियर है। फिर हेल्थ में क्या हो रहा है? सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लड़कियों को प्रोवाइड करवाई जाएगी 19 to 14 ईयर्स के बीच में, ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण मतलब न्यूट्रिशियस, जो न्यूट्रिशियस फूड है, जो कि न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जा सके छोटे बच्चों का, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाया जा सके, माल न्यूट्रिशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको घटाया जा सके, उसके लिए पोषण 2.0 है, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। फिर इम्यूनाइजेशन एफर्ट मतलब टीकाकरण, मतलब बेसिकली वैक्सीन वगैरह, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको कई तरीके की वैक्सीन लगाई जाती है ना, HIV की, ठीक है, और हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस B वगैरह की। तो उसके लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है, याद रखना प्रीलिम्स के लिए, यूविन पोर्टल इज फॉर इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण के लिए। फिर आयुष्मान भारत स्कीम आपको पता ही है, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी, आशा वर्कर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम मतलब आपको एक कार्ड दिया जाएगा, ठीक है, आप इससे 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं फ्री, जो भी हॉस्पिटल मतलब एनरोल्ड है इस स्कीम में, वहाँ उस हॉस्पिटल में जाके आप 5 लाख तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं, ठीक है। चौथी स्ट्रेटजी क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की? चौथी स्ट्रेटजी है हाउसिंग। देखो, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, और स्वास्थ्य गवर्नमेंट ने देख ही लिया, अब मकान पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मतलब जो रूरल एरियाज में जो चल रही है ना प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें 3 करोड़ हाउसेस प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर मिडिल क्लास स्कीम एक लॉन्च की गई है, किनके? हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास, ठीक है, वो भी लॉन्च की जाएगी, जिसमें मिडिल क्लास को घर खरीदवाने और उनका घर खुद का हो, इसमें गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि उनको खुद का घर दिलवा सकें, ठीक है, क्लियर है। सब्सिडी प्रोवाइड करवा देगी या कुछ कंपनसेशन दे देगी, ठीक है। अब टूरिज्म में क्या हो रहा है? ठीक है, टूरिज्म में ये हो रहा है कि स्टेट को एनकरेज किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म करें, ठीक है। G20 वगैरह मीटिंग्स जो 60 प्लेसेस में हुई थी, ठीक है, उसने गवर्नमेंट ने उसका रेफरेंस दिया, उससे टूरिज्म थोड़ा बहुत बढ़ा था, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा स्टेट्स को कि ताकि आप टूरिज्म बढ़ा सकें, टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी, क्लियर है।
ठीक है। और टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या किया है, पोर्ट की कनेक्टिविटी कर दी है रोड से, रेलवे से, ठीक है। आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से आए, आपको बढ़िया एकदम चमकदार रोड मिली, ठीक है। आपने अपना टैक्सी लिया, तुरंत रोड से आप होटल में पहुंचे, होटल में रुके, आप तुरंत आपने पूरी सिटी घूमी, ठीक है। फिर अभी हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप होके आए थे ना, तो वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग टूरिज्म इन आवर आइलैंड्स लाइक लक्षद्वीप, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, फाइन, टूरिज्म हो गया। अब जो लास्ट स्ट्रेटेजी है ना अमृतकाल की, वो क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब कृषि और फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। उसमें क्या कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज में। मतलब फसल कटने के बाद गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आप जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो कह रहे हैं, वो इन्वेस्ट करें कि जब फसल कट जाती है ना, तो उसकी आपको क्या करना है, उसकी आपको क्वालिटी चेक करनी है, आपको ग्रेडेशन करना है उसका, मतलब अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी ऐसे ग्रेड करना है कि ये नंबर 1 क्वालिटी है, नंबर 2 क्वालिटी है, ऐसे ग्रेडिंग करनी है, ठीक है। आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, आपको मंडी तक पहुंचाना है, ठीक है, मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है वहां पे। तो इन सब के लिए प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, नैनो डीएपी लॉन्च कर दी। नैनो यूरिया तो पहले से है, नैनो यूरिया में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है। ऐसे ही नैनो डीएपी भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान चलाया। आपको पता है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ईडेबल ऑयल है, मतलब जो खाने में प्रयोग होता है ना तेल, उसका गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, मतलब आयात निर्यात, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा आयात करती है, मतलब इंपोर्ट सबसे ज्यादा रहता है गवर्नमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान चलाया है ताकि हम इस इंपोर्ट को कम कर सकें और अपने देश में ही ऑयल सीड्स वाले क्रॉप को उगाएं, जो कि सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, क्लियर है। फिर डेयरी डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, फिशरी सेक्टर की ये योजना है जिसमें फिश प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, ठीक है। और 5 एक्वा पार्क सेटअप करेंगे। एक्वा पार्क मतलब वो एरिया जहाँ पे फिशिंग, ठीक है, फिशिंग का क्वालिटी चेक, ठीक है, उसका ग्रेडेशन, मतलब नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वालिटी ऐसे ग्रेडिंग करना उसकी, ठीक है। फिर उसकी पैकेजिंग, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग, वो सारी एक ही जगह होगी, उसको कहते हैं एक्वा पार्क, क्लियर है। और ब्लू रेवोल्यूशन के लिए एलोकेशन बढ़ा दिया है 2000, ठीक है, 352 करोड़ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद एमएसएमई के लिए प्रोसेसिंग जो यूनिट्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग करती हैं उनके लिए भी बजट बढ़ा दिया है, 880 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो बेसिक मैक्रो इंडिकेटर्स हैं ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी, वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ठीक है, वो इंडिकेटर्स क्या है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो गवर्नमेंट का गिरा है, क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है, कितना है, 3.2 है, ठीक है, क्लियर है, 2022 केस का, ठीक है। ग्रॉस ये अपना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, वो भी गिरे हैं, 3.2 पहुंच गया है, ठीक है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन गिरता है कभी बढ़ता है, ठीक है, कोई मतलब कोई ट्रेंड नहीं है इसमें, मत आपको याद रखना है 2024 का 5.5 है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, 1.7 हो गया है, ठीक है। अब टैक्स रिफॉर्म में, टैक्स में गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म नहीं किया है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, कोई भी रिफॉर्म नहीं किया, बस इतना रखना है आपको कि अब फास्टर रिफंड्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। पहले जो 93 डेज में होते थे ना इनकम टैक्स रिटर्न, वो अब 10 दिन में दे देगी गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। और कोई नहीं है। टैक्स बॉयंसी बढ़ी है, ठीक है, कितनी बढ़ गई है, 0.72 से 1.22 हो गई है, ठीक है। पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं जीएसटी से, ठीक है। डिक्लाइन हो गया इम्पोर्ट का, ठीक है, मतलब जो इम्पोर्ट आता था ना बाहर की कंट्रीज से, उसको क्लियर करने में एडमिनिस्ट्रेशन जो टाइम लेता था ना, मतलब पोर्ट पे जो सामान आया अमेरिका का, ठीक है, उस सामान को एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लियर करके उसको मार्केट तक पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था। अब उसका 47% टाइम कट कर दिया है इनलैंड कंटेनर्स में, ठीक है। एयर कार्गो मतलब 28% टाइम कम कर दिया है, और सी पोर्ट्स पे 27%, मतलब अगर 100 दिन लगते थे ना, तो अब केवल और केवल 73 डेज, मतलब 27 डेज कम कर दिए हैं, 73 डेज ही लगेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका इम्पोर्ट पोर्ट से, और आप जाके इंडिया के मार्केट में उसको बेचो। टैक्स प्रपोजल्स कुछ खास नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है वही, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो डायरेक्ट टैक्स था ना, वो 2000 फाइनेंशियल 2010 2011-15 के जो आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ लोगों ने टैक्स नहीं पे किया था ना, गवर्नमेंट उनसे मांग रही थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अब मांगना बंद कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है पे करने की, गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको छूट है, आप रख लो वो, क्लियर है। सेम टैक्स रिटेन किया गवर्नमेंट ने, कोई मेजर चेंजेस नहीं है, क्लियर है। अब गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ से है, मतलब गवर्नमेंट की कमाई कहाँ से होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की कमाई है वो है बोरोइंग से, मतलब लोन उठाती है गवर्नमेंट अपने 28%, कमाई का 28% गवर्नमेंट लोन से लेती है, ठीक है। 19% उसको मिलता है इनकम टैक्स से, ठीक है। 18% जीएसटी से मिलता है, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है, ठीक है। फिर यूनियन एक्साइज है, कस्टम है, देख लेना आपको, क्लियर है। मेजर यही थे, ट्रेंड याद रख लेना, पहला बोरोइंग है, दूसरा इनकम है, तीसरा जीएसटी है, चौथा कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अब पैसा जाता कहाँ है, खर्च कहाँ हो जाता है, पैसा कहाँ जाता है, पैसा जाता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने में, 20% चला जाता है इंटरेस्ट पे करने में, क्लियर है। इंटरेस्ट मतलब जो गवर्नमेंट ने 28% अपनी कमाई जो है ना लोन से की थी ना, उसका 20% वो पे कर देती है उन लोन के इंटरेस्ट में, ठीक है।
फिर उसके बाद पैसा कहाँ जाता है, उसके बाद पैसा जाता है 16% जो स्कीम्स चला रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, ठीक है, उसमें चला जाता है 16%, ठीक है। उसके बाद 20% कहाँ जाता है, स्टेट्स को दिया जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन 8% ट्रांसफर देता है, डिफेंस इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को 8% सब्सिडी में 6%, ठीक है, ये आप देख लेना। मेजर इंटरेस्ट पेमेंट है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और स्टेट्स को ट्रांसफर है, ठीक है, 20%, क्लियर है। अब जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का एलोकेशन कितना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा मिला है 6.2 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे 2.78, ठीक है, ये देख लेना, पूरा डेटा है, कोई खास नहीं है इतना, क्लियर है। मेजर स्कीम्स में क्या एलोकेशन मिला है, ठीक है, मनरेगा में इस बार एलोकेशन बढ़ा दिया है, पिछली बार 60,000 करोड़ किया था, इस बार बजट एस्टिमेट्स रखा है 86,000 करोड़ का, ठीक है, मतलब बढ़ा दिया है, क्लियर है। उसके बाद पीएलआई स्कीम को भी बढ़ा दिया है, ठीक है, आयुष्मान भारत उसको भी बढ़ा दिया है, ठीक है, सारा कुछ बढ़ाया ही है इसमें, ये भी आप देख लेना। नेशनल हाइड्रोजन मिशन इसको भी बढ़ा दिया है, सोलर ग्रिड इसको भी बढ़ा दिया है, क्लियर है। रिसिप्ट्स क्या चल रही है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब ये मैं बताऊंगा आपको नीचे, ठीक है, पहले बता ही देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गवर्नमेंट का बजट का स्ट्रक्चर क्या है, बजट का ये स्ट्रक्चर है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट रखती है ना पार्लियामेंट में, मैंने आपको ऊपर बताया था ना 16 डॉक्यूमेंट्स रखती है, उसमें एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आपको रखना पड़ेगा, क्लियर है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, जो मेन बजट होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कंसोलिडेटेड फंड का ही होता है। कंटिजेंसी फंड, ठीक है, जो कि आपदा के समय में इसमें से पैसा आप यूज़ कर सकते हैं। एक होता है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट बैंक की तरह फंक्शन करती है, मतलब डिपॉजिट्स लेती है, ठीक है, इंटरेस्ट पे करती है डिपॉजिटर्स को उस पर, और इससे लोन भी प्रोवाइड करवा देती है गवर्नमेंट, या खुद ही लोन ले लेती है पब्लिक अकाउंट से, ठीक है, एज अ बैंकर गवर्नमेंट फंक्शन करती है, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, इसी फंड में जितना पैसा है उसी के आधार पर बजट बनाया जाता है, मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट कमाएगी रेवेन्यू से, ठीक है, वो सारा इसमें जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से जितना पैसा कमाएगी वो सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, और जितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी वो भी कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के ही खर्च करेगी, मतलब ये एक तरीके का गवर्नमेंट का पर्स है, सारी कमाई इसमें जाएगी और खर्च होगा वो भी इसी से निकाला जाएगा, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड में 2 तरीके के आते हैं, रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है, ठीक है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट कितना कमा रही है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैपिटल बजट में क्या होता है कि कैपिटल बजट के जो सारे लेन देन वाले ट्रांजैक्शन है उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की एसेट या लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट कैपिटल रिसिप्ट से अगर पैसा कमाया है गवर्नमेंट ने, अगर कोई अपनी कंपनी बेच के गवर्नमेंट ने पैसा कमाया, वो कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा, मतलब गवर्नमेंट का एसेट जो था ना, वो गवर्नमेंट का एसेट खत्म हो गया, मतलब एसेट लायबिलिटी वाले स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ा गवर्नमेंट का, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने कोई नया एयरपोर्ट बनवा दिया, ठीक है, तो वो नया एयरपोर्ट अब गवर्नमेंट के एसेट में इंक्लूड हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट सैलरीज पे करती है, जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करती है, गवर्नमेंट अपने डिफेंस वाले आर्मी को पे करती है, ठीक है, एयरफोर्स को पे करती है, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे वर्किंग में पैसा जाता है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, उससे जितना पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, मान लो अमेरिका ने कुछ पैसा दान दे दिया गवर्नमेंट को, लोन नहीं दिया, ग्रांट दे दिया, दान दे दिया, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो फाइन, ये था 2024-25 का बजट, मेजर हाइलाइट्स, आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। सो ठीक है, ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कमेंट लाइक, ठीक है। इट्स अ इनिशिएटिव फ्रॉम यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर अवर यूपीएससी स्टूडेंट कम्युनिटी, ठीक है, क्लियर है, फाइन, ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।